हाय बच्चों, मैं डॉक्टर एस आर ठाकुर, प्राध्यापक शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर, स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग। आज आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर यानी कि एमकॉम फाइनल का अनिवार्य विषय संगठनात्मक व्यवहार ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के इकाई 4 के अंतर्गत इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन अंतर्वैयक्तिक एवं संगठनात्मक संप्रेषण के अंतर्गत विशिष्ट प्रकार की जानकारी, जिसमें संप्रेषण क्या है, संप्रेषण का आशय क्या है, संप्रेषण की प्रकृति क्या होती है, संप्रेषण में टू वे कम्युनिकेशन क्या है, ये कैसे प्रभावी होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है और संप्रेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन शीर्षकों पर आज आपसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जो है मूलतः बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो संगठन है, संगठन के अंदर मैनेजर टू मैनेजर, मैनेजर टू पर्सनल, पर्सनल टू पर्सनल और पर्सनल टू मैनेजर, जब इस प्रकार का कोई डिस्कशन होता है तो ऐसा जो डिस्कशन है वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। सेकंड, ये जो चीजें हैं वो आपकी किताबों में नहीं है। दूसरा जो उसमें लिखा हुआ है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाह्य संप्रेषण। इट मीन्स एक्सटर्नल कम्युनिकेशन मीन्स जो संगठन के लोग हैं, संगठन के लोग जो मैनेजर है, जनरली जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है उसका संबंध मैनेजर से है, क्योंकि जो वहाँ का पर्सनल है, इट मीन्स जो लेबर है, जो वहाँ का श्रमिक है, जो कर्मचारी है, उसका प्राय बाहर से कोई संबंध नहीं रहता है। बाहर से संबंध का मतलब है कि वहाँ का जो मैनेजर है वही बाहर बात करेगा। तो बाहर बात किससे करेगा? बाहर मतलब बैंकर से बात करेगा, ऑडिटर से बात करेगा, किसी दूसरी कंपनी से बात करेगा, कंपनी से डील करेगा, किसी परचेजर बायर से बात करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट है, मेरे को बेचना है, तो बायर से बात करेगा। या रॉ मटेरियल परचेज करना है तो रॉ मटेरियल का जो वेंडर है उस वेंडर से वो बात करेगा। या बाहर बात करना है तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, उनसे बात करेगा। तो व्यापार में उन तमाम चीजों की जहां जरूरत पड़ती है उन सभी लोगों से जो बात की जाती है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये मैंने इंटरनल एंड एक्सटर्नल दो प्रकार का जो कम्युनिकेशन है उस पर आपसे चर्चा की। इसके बाद जो दूसरा जो और तरीका है इसका प्रकार का, टाइप्स का, वो है शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब वर्बल और अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल। शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिकली बुक्स में भी इसी की जानकारी है और यही जो वास्तव में जो प्रकार होता है वो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले जो बताया है, मैंने कहा ना कि इसके कई तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। एक आध और तरीका हम जोड़ सकते हैं उसको जोड़ना हो तो, पर वो जरूरत नहीं है। पर चूंकि एक हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर वो चीज मेरे को शामिल करना अच्छा लगा कि एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। दूसरा जो प्रकार है वो यह है कि शाब्दिक और गैर शाब्दिक या अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब वर्बल, वर्बल। शाब्दिक मतलब वर्बल। अब वर्बल मतलब, वर्बल के भी दो प्रकार होते हैं। पहला लिखित, रिटन, इसको नोट करते जाइए, लिखित, और दूसरा मौखिक। कहीं ना कहीं किताब में मिलेगा, ये मिल जाएगा आपकी किताब में कहीं ना कहीं। तो शाब्दिक यानी वर्बल जो है इसके भी दो प्रकार हैं, एक लिखित और एक दूसरा मौखिक। तो लिखित का मतलब पेपर में लिखना, कागज में लिखना या टाइप करना। अगर अक्षरों से आप कुछ लिख रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति को आप कुछ भेज रहे हैं, उसको मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसा संप्रेषण जो है वो लिखित संप्रेषण कहा जाएगा। लिखित संप्रेषण। और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ से कुछ लिख के आपको भेज दूं, मेल कर दूं, तो वो भी लिखित है। मेल अगर किया है तो वो भी एक प्रकार से लिखित है, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा है मौखिक। दूसरा है मौखिक। मौखिक में हम लोग पेपर का यूज नहीं करते हैं। मौखिक में हम केवल मुंह और कान का यूज करते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है।
अब ये जो मौखिक जो कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, इसमें एक जो व्यक्ति है जो अपनी बात को दूसरे को भेजता है, वो अपने मुंह से अपने विचारों को प्रकट करता है। दूसरा जो एंड पक्षकार होता है, सेकंड एंड जो होता है, वो सुनने वाला होता है, उसमें मुंह का कोई रोल नहीं होता, उसके कान का रोल होता है। तो मतलब इसमें दो कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है, पहला मुंह और दूसरे वाले का कान, या उसका मुंह तो पहले वाले का कान। ये क्लियर है। अब रहा सवाल कि ये दोनों के बीच में जो चैनल की बात है, अपन चैनल की बात बिल्कुल नहीं की है अभी। चैनल क्या होगा? चैनल अगर आसपास है तो बाय एयर, ऐसे ही अगर 5 फीट 10 फीट 20 फीट 25 फीट की दूरी पर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अगर ऐसा है तो फिर टेलीफोन, मोबाइल, जो भी जैसा भी साधन है, आजकल तो यही साधन आ गए हैं, मोबाइल या टेलीफोन वगैरह आ गए हैं, तो इसके द्वारा हम लोग मौखिक संप्रेषण कर सकते हैं। और अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है, बहुत इसकी क्वालिटी ये है, इसकी एसेंशियल ये है कि ये जो मौखिक जो संप्रेषण होता है, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, इसके परिणाम बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि अभी आपने क्वेश्चन किया, आंसर उधर से मिल जाएगा, यानी उसके रिजल्ट तत्काल मिल जाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि भविष्य के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं होता है इसका। भविष्य के लिए किसी भी प्रकार का इसका रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है, उसमें मोबाइल से यदि आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो जो मैसेज है, वो मैसेज जो है रिकॉर्ड होता है। ये शायद आपको मालूम भी होगा, मोबाइल से या टेलीफोन से जो आप बात करते हैं, वो जो कंपनी वाले हैं उनके पास जो एक होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो सारी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहुत वो रेयर केस में ऐसे रिकॉर्ड को निकाला जाता है, सामान्यतः ऐसे रिकॉर्ड, ऐसे जो कम्युनिकेशन है उसको नहीं निकाला जाता। तो ये दो मुख्य हो गए, पहले शाब्दिक में आपका लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक, शाब्दिक मतलब वर्बल, वर्बल में रिटन एंड ओरल। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा और जो प्रकार है वो अशाब्दिक, यानी नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, अशाब्दिक या गैर शाब्दिक, इसको गैर शाब्दिक भी बोलते हैं, नॉन वर्बल। ये किताबों में मिलेगा, जितना मैं आज बता रहा हूँ वो लगभग किताबों में आपको मिलेगा, हो सकता है इसके अधिक मिले। तो जो अशाब्दिक है, मैं केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अशाब्दिक जो है उसमें सबसे पहला है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज संकेत भाषा, साइन लैंग्वेज संकेत भाषा। ये संकेत से सामने वाले को अपनी बात बताई जाती है। जैसे अभी हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, चाहे तो आप लोग अपना वीडियो चालू कर सकते हैं, जितने बच्चे हैं सारे वीडियो अपने चालू कर लें। जैसे साइन का मतलब ये हाथ है, हाथ से हम ऐसे ऐसे करेंगे तो बैठ जाएंगे, ऐसे ऐसे हो जाइए, खड़े हो जाएंगे, ये जाइए, गो, अब जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हम अपने ऐसे जो संकेत है, संकेत से हम लोग अपना मैसेज को भेजते हैं। दूसरा ये संकेत आपने देखा होगा कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो रोड पे आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं। जब रोड गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे आपको संकेत मिलते हैं कि यहाँ नैरो ब्रिज है, यहाँ फ्लाईओवर है, यहाँ स्कूल है, यहाँ कॉलेज है, यहाँ जेल है, इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। यहाँ ढाल है, अप है, डाउन है, जो भी जैसा भी है, ये सब संकेत मिलते हैं। वहां लिखा कुछ नहीं मिलेगा आपको, लिखा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उन संकेत के द्वारा आप ये समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है। ये है साइन लैंग्वेज, ये है साइन लैंग्वेज, संकेत भाषा। दूसरा है दैहिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, दैहिक, दैहिक मतलब शारीरिक भाषा भी बोलते हैं इसको। देह मतलब शरीर होता है, उसको शारीरिक भाषा भी बोल सकते हैं हम लोग। ऐसा कहा गया है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जो लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन है, उनका जो लेक्चर है, वो बड़ा नीरस होता है, ऐसा कहा जाता है। और बहुत हद तक सत्य भी है कि एक आदमी बिल्कुल खड़ा हो गया, सावधान खड़ा हो गया और बोला जा रहा है 40 मिनट तक, तो मेरे ख्याल से उसमें वो मजा नहीं आता जो आना चाहिए कम्युनिकेशन में। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब क्या? हाथों का हिलना, आंखों का हिलना, मुंह का हिलना, गर्दन का हिलना। तो ये जैसी जैसे सिचुएशन आती है कम्युनिकेशन में, वैसे वैसे बॉडी जो है अप डाउन दाएं बाएं होती है। और ऐसा कहा गया है कि हाथ का तो ऐसा है कि जैसा आप बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं वैसा हाथ भी हिलता है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब आदमी
जब आदमी इस प्रकार से मोबाइल पे बात करता है और मोबाइल सामने वाला आपको नहीं देख रहा है, पर वो हाथ हिलाएगा, बैठ जाओ, ऐसा किया वैसा किया, हाथ हिलता है, ये मानव की एक मनुष्य की आदत पड़ गई है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और ये हर व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल उपयोग करना चाहिए। अब जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अब अगर सुन के अगर आपने समझ में नहीं आया तो आप मुंह बनाना शुरू कर देंगे, मुंह बनाना शुरू कर देंगे, और अगर समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें स्माइलिंग फीडबैक देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, या गर्दन से ऐसा ऐसा हिलाएंगे, जो भी है, ये है बॉडी लैंग्वेज। मतलब फीडबैक कोई जरूरी नहीं कि आप मुंह से बोलें, आप बॉडी लैंग्वेज से भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। जैसे क्लास में कई बार बड़ा बोरिंग लेक्चर होता है कुछ लोगों का, तो उस समय दो बच्चे आपस में फुटर फुटर बात करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर टीचर को समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा जो कम्युनिकेशन है बहुत इफेक्टिव नहीं है, या जो तुम बता रहे हो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये समझ जाना चाहिए। तो सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है और प्रभावी ढंग से बोलता है तो मतलब है, केवल बोलना मतलब नहीं है। कम्युनिकेशन में आपका जो बोलना है, आपका जो भी आप बोल रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, सामने वाले पर प्रभाव डालना चाहिए, तो आपके बोलने का मतलब है। और यदि आप उसका प्रभाव सामने वाले पर नहीं डाल पाते तो बोलने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे नेताओं में भी होता है, आप देखते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि साहब, ऐसा लगता है कि सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। नेताओं की बात कर रहा हूं मैं। और कुछ नेता ऐसे होते हैं बोरिंग, बोल भाई जो बोलना है बोलो, मजबूरी, हम खड़े हैं, कान में कपास लगा लेंगे, सुनते रहेंगे, हमारी मजबूरी है। यही स्थिति क्लासेस में होती है, यही स्थिति कई जगह होती है। तो मेरा यही मतलब है, चूंकि आपके बीकॉम पार्ट 1 में कोर्स में है ये, और इसको केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, इसको अपने जीवन में, व्यवहार में अपनाने के लिए, फॉलो करने के लिए भी कम्युनिकेशन को पढ़ना चाहिए। और कम्युनिकेशन में मैं बार बार बोलता हूं कि कम्युनिकेशन जो आप जहां भी जाते हैं, अफसर के पास जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब तक आप अपनी बात को अपने सही ढंग से नहीं बता पाएंगे, सामने वाला क्या समझेगा उसको। तो 25% केस में तो ये होता है कि विद्यार्थी या लोग अपनी बात को सामने बता ही नहीं पाते कि मैं क्या चाहता हूं और मेरी क्या डिमांड है, ये बता ही नहीं पाते, और यही कारण है कि उनको भगा दिया जाता है। यदि आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से सामने रखेंगे, प्रभावी ढंग से सामने रखेंगे, बहुत स्पष्ट टू द पॉइंट अपनी बात को रखेंगे, तो सामने वाला सुनेगा और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। तो ये कम्युनिकेशन में ध्यान रखिए आप लोग। मुझे नहीं मालूम मैं कितना प्रभाव आपके ऊपर डाल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना प्रभाव आप पे डाल रहा हूं। ये तो आप खुद बताएंगे कि मेरे बताने का, मेरे समझाने का, मेरे बोलने का कितना प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। नेक्स्ट जो थर्ड है इसमें नॉन वर्बल में, दैट इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, PARA, पैरा लैंग्वेज। और भी तरीके हैं, बस मैं पैरा लैंग्वेज के लेके छोड़ दूंगा, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर का नहीं पढ़ना है, आपको एमकॉम लेवल का पढ़ना है। तो इसमें जो मेन चीजें हैं वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहला है जो आपकी आवाज है, बिल्कुल साफ सुथरी होना। इसमें ये बताया गया है कि पैरा लैंग्वेज में आप क्या क्या चीजों को ध्यान में आपको रखना है। तो पहली बात तो ये कि आपकी आवाज जो है बिल्कुल साफ सुथरी होना। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उनकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं होती है। ये बिल्कुल आपने अपने लाइफ में देखा होगा, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आए होंगे और उनकी आवाज साफ साफ नहीं होती है, और साफ साफ ना होने के कारण वहां पर नीरसता आती है, मजा नहीं आता है सुनने में और पढ़ने में। तो पहली बात तो ये है कि जो भी स्पीकर हो उसकी आवाज जो है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एसेंशियल्स है, वो है आवाज जो है, जब व्यक्ति बोलता है तो बोलने के साथ उसकी आवाज में अप एंड डाउन होना चाहिए, एक सा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, एक सा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए, तब ये वो जो बात बोली जाती है उसमें मजा आता है। क्योंकि हर जगह है, किताबों में भी आपने देखा होगा कि हर 4, 6, 8, 10 लाइन के बाद में कुछ अंडरलाइन होता है, कुछ हाईलाइटर होता है, मोटा होता है, इसका मतलब उस पर आप ज्यादा जोर दीजिए। तो वैसे ही जब कोई चीज बोली जाती है तो बोलते समय, जब कोई चीज बोली जाती है तो बोलते समय जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर जोर लगा के बोलना चाहिए। वो एक अलग तरीके से उसको बोलना चाहिए कि हाँ इसको आप जोर दीजिए। तो ये आवाज जो है उसमें उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं पिच वेरी करना, इंग्लिश में बोलते हैं पिच वेरी करना। थर्ड इज आवाज उचित हो,
वॉल्यूम, लाउडनेस, वॉल्यूम जो है वो उचित होना। ये आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जोर से बोलते हैं या कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं। तो अगर आपके जो सुनने वाले हैं, लिसनर हैं, वो कितने हैं और कितने दूर फैले हुए हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जहां भी खड़े हैं तो उससे कितने दूर तक आपका अंतिम जो लिसनर है, लिसनर यानी सुनने वाला, वो कितने दूर है। तरीका यह है कि आपकी आवाज उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि आखिरी वाला विद्यार्थी या व्यक्ति उसको सुन सके, और इतनी, कम से कम इतनी होनी चाहिए कि आखिरी वाला व्यक्ति भी उसको सुन सके, और अनावश्यक आपका जो साउंड है, वॉल्यूम है, वो वेस्ट ना हो सके। इस पर आपने कई बार देखा होगा कि जीवन में पढ़ा होगा आप लोगों को मौका ऐसा कि बहुत सारे जो क्लास में टीचर्स आते हैं, बहुत कभी स्कूल में भी आए होंगे, कॉलेज में भी आए होंगे, कि सब इतना धीरे बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच उसके आगे आवाज नहीं जाती आवाज, उनको मतलब ही नहीं, आवाज जाना तो जा, नहीं जाना मत जा। तो ये सही तरीका नहीं होता स्पीकर का, ये कम्युनिकेशन का सही तरीका नहीं होता है। आपकी आवाज लास्ट बेंचर जो है वहां तक जाना चाहिए, इतनी मतलब स्लो नहीं होनी चाहिए, उचित होना चाहिए। वैसे ही बहुत लोगों की बहुत आवाज जाती है, ऐसा लगता है कि एक क्लास छोड़ के दीवार में छेद कर दिया जाए तो दूसरी क्लास वाला भी पढ़ लेगा। तो उससे क्या होगा कि ज्यादा साउंड करने में जो शुरू के बच्चे हैं, 3-4 बेंचर्स के होते हैं, उनके कान में तकलीफ होती है, वो बोल नहीं पाते हैं। तो सच्चाई ये है कि उनके कान में तकलीफ होती है, और वो अंदर ही अंदर उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि हाँ इनको तकलीफ हो रही है। तो ये सब चीजें होती हैं कि आप बहुत लाउडली, बहुत जोर से आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए। ये जोर से कब बोलना चाहिए? जब आपको लगता है कि आपका जो अंतिम लिसनर है बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये जो है ये बहुत जरूरी है कि आपका जो वॉइस है वो कितना होना चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज है, शब्दों का वॉल्यूम कह लीजिए या शब्दों की जो स्पीड है, इसको इस रूप में समझिए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द बोलते हैं। जैसे हमारे अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लें तो सबसे कम 1 मिनट में वो बोलते थे। वो तो खैर इनका एक अलग तरीका था बोलने का, रुक रुक के बोलते थे। लेकिन इसमें दोनों चीज ध्यान रखिए आप लोग कम्युनिकेशन में, कि 1 मिनट में बहुत ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है। जैसे हमारे जो न्यूज रीडर होते हैं, न्यूज रीडर, उनको तो सेकंड से मतलब होता है कि वो 10 सेकंड में इतना बोलना है, तो वो ठीक है, वो वहां पर ठीक है। पर आम कम्युनिकेशन में जो जनरल कम्युनिकेशन होता है उसमें उस प्रकार का फास्ट कम्युनिकेशन समझ में नहीं आएगा, और उतनी स्पीड से हम बोलेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही बहुत धीरे धीरे, यानी अगर ये आइडियल वर्ड्स है 1 मिनट में 100, मान लीजिए आइडियल, मुझे नहीं मालूम आइडियल जो भी हो, आइडियल वर्ड्स यदि 100 हैं तो 80 to 120 सफिशिएंट। तो 50 नहीं होना चाहिए। उसमें क्या बोरिंग आता है, नीरसता आती है, अरे यार ये तो मंद, जिसको कहते हैं मंद गति का बुलेटिन, स्लो मोशन बुलेटिन भी आता है ना, तो आदमी बोर हो जाता है। तो उसी प्रकार से ना तो स्लो होना ना फास्ट होना, जो एवरेज जो 1 मिनट में जितने वर्ड्स का आपको उपयोग करना चाहिए उतने वर्ड्स का उपयोग करना चाहिए। ये एक इफेक्टिव और एक ये अच्छे जो कम्युनिकेशन है उसका मैं जो विशेषताएं हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद में पॉज, पॉज मतलब विराम, पॉज मतलब विराम। ये पॉज मतलब ये कि आप अगर बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 20 मिनट में आपको बोलना है तो 20 मिनट नॉन स्टॉप बोलना ठीक नहीं है। आपको 3 मिनट में, 5 मिनट में या 2 मिनट में या 6 मिनट में एक रुकावट होना चाहिए, जिसको पॉज कहा गया है, बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि हाँ ये कंप्लीट कंटेंट है, इतना हो गया, अब यहाँ पर 15 सेकंड का या 10 सेकंड का हमको विराम देना चाहिए। तो वो विराम जो है, पॉज जो है, वो बहुत जरूरी है। तो जो लिसनर है वो समझ जाता है, सुनने वाला समझ जाता है कि हाँ ये पहली बार कंटेंट जो है पूरी हो गई, अब यहाँ से दूसरा कंटेंट शुरू होगा। अब ये जिनका मैंने नाम लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी जो स्वर्गीय हो गए, ये पॉज को ज्यादा लिया करते थे, इतना अधिक पॉज लेते थे कि लगता था कि इनका स्पीच खत्म हो गया। और वो है लंबा लंबा पॉज लिया करते थे, वो उनकी स्टाइल है, और वो स्टाइल जो है बहुत लोगों को बहुत अच्छी भी लगी। लेकिन जहां पर्याप्त समय है वहां पर ऐसे लंबे लंबे पॉज ठीक है, पर जहां पर समय कम है या टाइम बाउंड आपका लेक्चर है या आपका
कम्युनिकेशन है, तो वहां पर लंबे लंबे पॉज जो है वो शोभा कभी भी नहीं देती है, उचित नहीं है ये कहा जाए। तो आसन भाषण के लिए ठीक है, तो लेकिन लेक्चर या पढ़ाने के लिए उतने लंबे पॉज कभी भी अच्छे नहीं होते, बट पॉज होना चाहिए, बीच में जो विराम है उसका होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है, शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होना, नो रिपीटेशन ऑफ द वर्ड, नो रिपीटेशन ऑफ वर्ड। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ शब्दों का रिपीटेशन बार बार होता है, बार बार होता है। कुछ लोगों की आदत होती है बार बार बोलने की, अपितु, किंतु, चूंकि, बट और इस प्रकार के शब्दों का उपयोग लोग बार बार करते हैं। तो जहां जरूरत है वहां तो करना ही पड़ेगा आपको, जहां जरूरत है वहां तो आपको करना ही पड़ेगा, पर जहां जरूरत नहीं है वहां उसको अननेसेसरी उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं इस बारे में बता दूं आपको, ये कहने की बात अलग है कि साहब इसका उपयोग बार बार नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति बोलता है वो उसको याद नहीं रहता कि मैंने कितने बार बोला हूं, उसको समझ में नहीं आता, और वो चूंकि उसके आदत में शुमार है, वो हैबिचुअल हो चुका है, तो वो बिल्कुल वैसा बोलेगा ही। हालांकि आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति उसी शब्द को बार बार बोलता है, तो जो लिसनर होते हैं वो फिर उसका नाम उसी में रख देते हैं, अच्छा वो किंतु आ गया, अच्छा वो बट आ गया। ये आपको मैं बता रहा हूँ, मैं भी तो आखिर कभी सुन रहा हूँ, अभी आप लोग हैं, तो अगर उस शब्द का बार बार उपयोग किसी ने किया तो उसको उसी नाम से एक उसका टाइटल जो है दे दीजिए।